अमेरिका ने जब दूसरी बार ईरान पर यह हमला किया, सीज फायर को तोड़ दिया, तो यह सोचा नहीं होगा कि यह हमला उन पर ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जॉर्डन के अंदर खून से सन गई हैं सड़कें, क्योंकि यूएस के सैनिक मारे जा चुके हैं। कुवैत के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया गया है और अब आम कुवैती निवासी भी बिना पानी के परेशान हैं। आईआरजीसी ने ईरान ने ऐसा पलटवार किया है कि सऊदी अरेबिया से लेकर बहरीन तक, जॉर्डन से लेकर कुवैत तक सब कांप रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी सीज फायर की भीख मांग रहे हैं, लेकिन मुज्तबा खामिनी बिना बदले के नहीं मानने वाले। ये जंग अब इंटेंसिफाई हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इसी जंग पे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी मौजूद हैं। तेजावत सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। तेजावत जी, सबसे पहला सवाल ही आज मैं आपसे यही पूछूंगा। आज की जो सबसे बड़ी सनसनी थी, जॉर्डन पे जो अटैक हुआ, जॉर्डन पे ना सिर्फ अटैक हुआ, उसके बाद जब ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ईरान ने ये कह दिया कि शायद जॉर्डन के जो लोग हैं, जॉर्डन के जो मुसलमान हैं, वो अंदर से साथ हैं ईरान के। उन्होंने ये कहा कि जो जॉर्डन पे हमने हमला किया, उसमें इंटेलिजेंस दी जॉर्डन के अपने लोगों ने। तो इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, और क्या जॉर्डन के लोग अमेरिका से परेशान होकर अब अंदर ही अंदर ईरान के साथ हैं? देखिए आकाश साहब, इतना तो तय है कि जॉर्डन में एक तबका ऐसा है जरूर, जो कि खासकर जो ईरान, जो कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी स्टेट बोलता है अपने आप को, तो इसलिए एक बड़ा तबका खाली जॉर्डन में ही नहीं, बाकी सारे जितने भी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसमें है जो ईरान के सपोर्टर्स हैं, जिसमें इराक भी है, जिसमें लेबनान भी है, जिसमें इजिप्ट भी है। ये तमाम देशों में एक सपोर्ट ग्रुप तो है, पर वो इतना मजबूत सपोर्ट ग्रुप नहीं है जैसा कि ईरान का दावा है। ईरान ने कहा है कि वहाँ के लोग, तो लोगों से अगर उसका आशय पूरे के सारे जॉर्डन के लोग हैं, तो ये सच नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ ऐसे लोग हैं जो कि यह समझते हैं कि अभी अमेरिका से दुश्मनी अगर जॉर्डन ने नहीं ली है तो ये शायद उनके फायदे के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया है या तमाम यूएई है, कुवैत है, ये तमाम ऐसे देश हैं जो अमेरिका से दोस्ती के अपने फायदे उठा रहे हैं। और ईरान ने जो अमेरिका से दुश्मनी मोल ली है, उसका उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ रही है। तो उनकी बात में कितनी सच्चाई है यह तो कहना काफी मुश्किल है, पर इतना सच है कि एक सपोर्ट ग्रुप जरूर है जो कि ईरान को सपोर्ट करता है। जी आखिर से जी, अब साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी भी जुड़ गए हैं। नमस्ते सहाय साहब, कैसे हैं आप? ऑल गुड, जय हिंद। जय हिंद सर। यही बात चल रही थी, आज जो जॉर्डन पे हमले हुए और उसके बाद ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अंदर के लोगों ने उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है। पर सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, यूएस ने मान लिया कि 2 सैनिक मारे जा चुके हैं, 1 गायब हो गया, कई से घायल हैं, तो इस बार ऐसा क्या अलग था ईरान के अटैक में कि यूएस के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स, वो उसे रोक नहीं पाए और जॉर्डन में इतनी तबाही मच गई? 28 फरवरी से लेके अभी तक आकाश, दिस इज द सेकंड टाइम जबकि बहुत ही प्रिसाइज अटैक हुआ है जी। प्रिसाइज अटैक का मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन थी ईरान के पास कि कब हैंगर्स के अंदर यूएस फाइटर्स या यूएस रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट P-8 इज अ वेरी क्रिटिकल एयरक्राफ्ट, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। C-17 को क्लेम कर रहे हैं कि इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो हैंगर में अटैक करने से कोई फायदा नहीं जब तक उसके अंदर एयरक्राफ्ट ना हो। और इस वक्त ये जो 17 तारीख का अटैक हुआ है जॉर्डन के एयरबेस पे, जहां यूएस बेस है, उस पे उस वक्त एयरक्राफ्ट अंदर थे। ऐसा ही एक बार हमने पहले सऊदी के अटैक में देखा था, जब डिस्पर्सल पे, एप्रन पे जहाज खड़े थे, उस समय हिट किया था। तो ये टाइमिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है। ये दिखाती है आकाश कि किसी ने ये इंफॉर्मेशन पास की है। अब ये इंफॉर्मेशन सैटेलाइट लिंक के थ्रू भी गैदर की जाती है, तो चाइना और रशिया दोनों के पास ये करंट लाइव इंफॉर्मेशन होगी कि किस वक्त यूएस के जहाज एप्रन पे खड़े हैं, डिस्पर्स जो पार्किंग होती है जहाज की या हैंगर के अंदर है। तो एक बात कंफर्म्ड है आकाश, वो ये है कि इंफॉर्मेशन रियल टाइम में ईरान के पास थी और तभी उन्होंने स्ट्राइक किया है।
अब P8 या C17 हिट हुआ है या नहीं हुआ है, वी विल हैव टू वेट। लेकिन आज ये तो कंफर्म हुआ है, आज ऑफिशियल पेंटागन ने कंफर्म किया है कि एक 25 इयर्स ओल्ड और एक 19 इयर्स ओल्ड 2 सोल्जर्स की डेथ हुई है इस अटैक में। तो अब इसको IRGC, हाँ आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं जी सर, कंटिन्यू। जी, तो अब IRGC ने इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, इस सिचुएशनल सक्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और एक इट इज लाइक अ गेम कि इनके अंदर फूट डालो, राजनीति करो, अपना एक रिलीजियस डोमिनेंस गेन करने के लिए उन्होंने बोला है कि जी जॉर्डन के लोग हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा जाके, जैसा कि पहले पैनलिस्ट ने बोला, इसका कुछ कंफर्म करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इस तरह की इंफॉर्मेशन IRGC किसी दूसरे पर्पस के तहत दे रहा है। वो अभी भी डेस्परेट हैं। उन्होंने एक बार सऊदीया से ट्राई किया, एक बार ओमान से, लगातार उनकी बातें चल रही हैं कि हम वापस एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि वो UAE और बहरीन से, ईरान नहीं, IRGC, ये आप इस बात को समझें, आपके दर्शक भी समझें कि ये सारा युद्ध अब IRGC और अमेरिका के बीच हो रहा है। ईरान की सिविल गवर्नमेंट पिछले सीज फायर के बाद से IRGC से खफा है, एंड वाइस वर्सा। IRGC भी उनकी बातें नहीं सुन रही है कि आपने MOU क्यों साइन किया, क्योंकि मुस्तफा खमैनी ने तो मना किया था कि हम हॉर्मुज पे बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन पे बात नहीं करेंगे, जो कि ब्लेटेंट लाइज है। IRGC का जो रोग फैक्शन है, जो ये युद्ध चलते देना चाहता है, क्योंकि युद्ध खत्म होते ही उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी कमांड एंड कंट्रोल ईरान से काफी कम हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ खमैनीज। इसीलिए वो एक फेक न्यूज फैला रहे हैं कि मुस्तफा खमैनी जिंदा हैं और उन्होंने ये बोला वो बोला, लेकिन एक भी वीडियो बाइट और एक भी ऑडियो बाइट जिसपे हम बायोमेट्रिक टेस्ट कर सकते थे कि वेदर द जूनियर खमैनी इज अलाइव, तो ये बात को काफी वक्त हो गया, और फिर वो सुपुर्दे खाक में आएंगे या उसके बाद आएंगे, बट ये सब एक अफवाह के तहत चल रहा है, रियलिटी किसी को नहीं पता है। तो ये जो हमला जॉर्डन में हुआ है, उसके पीछे जॉर्डन के लोगों की गुप्तचरी अगेंस्ट अमेरिका, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि किंग अब्दुल्ला को जो लोग जानते हैं, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अगर उन्होंने US बेस परमिट किया है अपने देश में, तो उसकी बैक स्टैबिंग करके ऑफिशियली या किसी स्टेल्थ चैनल से ईरान की IRGC रोग फैक्शन को कुछ ऐसा बता देंगे जिससे अमेरिकन को डैमेज हो जाए इतना सीरियस, ये अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है आकाश जी, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। बट चलिए, ये फिर वही एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो ईरान और IRGC शुरुआत से कर रहा है। एक सवाल और सर दोनों पैनलिस्ट से पूछूंगा, कुवैत में जो डीसैलिनेशन प्लांट हिट हुआ, क्योंकि अब बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से IRGC और ईरान इस जंग को आगे लड़ रहे हैं, अब मिडिल ईस्ट के लोग क्या दबाव बनाएंगे? क्योंकि अगर डीसैलिनेशन प्लांट हुआ है, कुवैत जैसे देश के अंदर 90% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से ही आता है, वहां कोई नदियां तो है नहीं, तो ऐसे में जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, कुवैत की सरकार भी अल्टीमेटली आंसरेबल तो अपने लोगों को है। अब उनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो वहां पे वो अपना स्टांस क्या US के खिलाफ कर सकते हैं, और क्या उसकी पहल हो चुकी है? मुझे बहुत सीरियस डाउट है कि IRGC MOU साइन करने के बाद, ईरान ने MOU साइन किया और उसके बाद IRGC के एक स्प्लिट फैक्शन ने डिसाइड किया कि जी हम तो MOU में जो सिग्नेचर्स हैं, जिसपे हमने माना है कि अगले 60 दिनों तक हॉर्मुज विल बी ओपन एंड फ्री फॉर इंटरनेशनल शिपिंग, और उसके बाद रोग फैक्शंस फास्ट बोट से और ड्रोन से और स्मॉल प्रोजेक्टाइल से शिपिंग पे हमला कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लैग्स ऑफ द शिप कि किस कंट्री का है। इसके पीछे, और ये जो अब अटैक्स हो रहे हैं कुवैत पे, बहरीन पे, UAE पे और नाउ जॉर्डन, उसके बाद पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं इराक में इरबिल पे अटैक, सुलेमानिया पे अटैक। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है आकाश कि कोई ना कोई IRGC का ही टॉप कमांडर मोसाद के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि मोसाद ये डायरेक्टली कोशिश कर रही थी कि रीजनल अलायंस और या रिलीजियस अलायंस रीग्रुपिंग अगेंस्ट इजराइल ना हो पाए गल्फ स्टेट्स की, और इसके लिए जरूरी था कि IRGC का ये फैक्शन अपने ही भाइयों पर, मतलब गल्फ में लगातार हमले करे। और अभी तक हम देख रहे थे बिफोर द सीज फायर, दे वर कंटेनिंग द अटैक्स टू मिलिट्री टारगेट्स ऑफ US के मिलिट्री बेसिस पे हमला कर रहे थे। अब वो खुलेआम डीसैलिनेशन प्लांट जिसपे लोगों की जिंदगी, उस पे IRGC अटैक करेगी, तो ये बेवकूफी होगी सोचना कि कुवैत इसके लिए अमेरिका के खिलाफ जाएगा। कुवैत डायरेक्टली ईरान पे वापस एक्शन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन्होंने बोल के ये धमकी दे के अटैक किया कि हम डीसैलिनेशन प्लांट को मारेंगे, एंड इवेंचुअली लेट मी आल्सो टेल यू, इन्होंने 2 बार मारा पिछले 48 घंटों में, उन्होंने डीसैलिनेशन 2 बार मारा है।
उसके साथ ही के साथ आज सवेरे भी इराक में इरबिल में जो हमला किया था उसमें एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब पे एक यूएस सोल्जर वाइल डिफ्यूजिंग द बॉम्ब, दैट इज द थर्ड डेथ, कंफर्म डेथ। इसके अलावा 2 जॉर्डन में अभी भी भर्ती हैं। तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। बट यस, रिलीजियस लाइन पे वापस रीग्रुप करने में अब आईआरजीसी के इन अटैकिंग पोस्चर्स की वजह से ईरान को बहुत मुश्किल होगी, और यहाँ पे हमास सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। आकाश जी, तो जावद सर आपका भी टेक चाहूंगा इस पे, आप एज बतौर फॉरेन एक्सपर्ट कि बाकी मिडिल ईस्ट के देश, बाकी मिडिल ईस्ट की जनता वो किस तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली अब उनके लिए खाने पीने जीने का सवाल हो गया। देखिए आकाश साहब, पहले तो ये हमें समझना होगा कि वेस्ट एशिया का जो सेटअप है, खासकर उसका पॉलिटिकल सेटअप है, उसमें जनता के बोलने का स्कोप नहीं है, क्योंकि वो राजाओं के मातहत काम करने के आदी हैं, तो उनकी कोई आवाज ही नहीं होती है। जी राजाओं के यहाँ क्या आवाज होगी। जी। दूसरी बात हमें ये समझने की जरूरत है कि दरअसल कुवैत है, यूएई है, जॉर्डन है, ये इतने कमजोर देश हैं कि ये न तो इराक के सामने टिक सकते हैं, और अगर वो रिटेलिएट भी करना चाहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से उनकी जो सिक्योरिटी वो यूएस पे डिपेंड करती है। तो अपने आप में ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज इतने बड़ी ताकतवर देश नहीं है जैसे कि सऊदी अरेबिया है, या वो है कि वो वापस ईरान को जवाब दें। अगर ईरान को जवाब देने की अगर अकेली जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो है यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि इन देशों ने तो अपना सब कुछ यूनाइटेड स्टेट के चरणों में अर्पित कर रखा है कि अब तुम ही हो, तुम हमें बचाओ या तुम हमें मरने दो। तो ये है, और उसके बदले में वो जो ऑयल है, वो है जो हम पेट्रो डॉलर्स वगैरह हम सब जानते हैं, तो वो पूरी तरीके से वो यूनाइटेड स्टेट के हवाले हैं उनकी सिक्योरिटी। बात ये है कि इस लड़ाई को शुरू किसने किया था, या कि ईरान कर क्या रहा है। अगर आप एक सप्ताह भर पहले के स्टेटमेंट्स को देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि ये हमला करने से पहले ईरान ने चेताया था। जब यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पे बम्बार्डमेंट किया था, वहाँ लोग मारे गए थे, इंफ्रा पे कर रहा था, सारे के सारे पुल तोड़ दिए गए हैं, खरबों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसको वापस से कोप अप करने में कम से कम 2 डिकेड लग जाएंगे। तो कहा था कि अगर आप हमें ऐसे बर्बाद करोगे तो फिर आप सोचिए, जॉर्डन हो, कुवैत हो, या कोई भी सऊदी अरेबिया, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सेफ नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये तय किया था कि हम केवल सैनिक ठिकानों पे हमले करेंगे, पर अगर आप ऐसा करोगे, आप अगर हमारे इंफ्रा पे हमला करोगे तो हम भी करेंगे। ये एकदम साफ कर दिया। दूसरी बात ये कि एमओयू के बाद में सबसे पहले एमओयू तोड़ा किसने था? इजराइल ने बम्बार्डमेंट करना शुरू किया लेबनान पे, वहां से शुरुआत हुई थी। तो जब अमेरिका ने, उसके बाद में अमेरिका ने टोल तक, जब अमेरिका लगातार एक के बाद एक उस एमओयू के क्लॉजेस का, तब फिर ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि देखिए अब तो एमओयू का कोई मतलब नहीं रह गया है, उसका तार तार किया जा चुका है, तो अब हम भी नहीं मानेंगे। क्योंकि अमेरिका को ये उम्मीद थी कि एक तरीके से एमओयू करके ईरान पे ये दबाव बना ले और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक तरीके से खुलवा लें। और एमओयू का नाटक यूनाइटेड स्टेट के लिए करना इसलिए जरूरी था कि G7 की मीटिंग थी। तो G7 की मीटिंग से पहले अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कोई पर्टिकुलर करके नहीं जाते, जिसमें भारत भी शामिल था, भारत ने भी अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप कर रखा था, यूरोपियन यूनियन के काफी बड़े लीडरान के साथ मोदी साहब और जयशंकर साहब की 1-to-1 बातचीत हुई है, चाहे टेलीफोनिकली या डायरेक्ट। तो प्रेशर था यूनाइटेड स्टेट पे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे, क्योंकि भारत को देखिए ना, भारत को कितना नुकसान हो रहा है, और लड़ाई कैसे शांत होगी। वॉरशिप्स सबसे पहले कौन लाया था? जिस दिन अमेरिकन वॉरशिप्स उस एरिया से हट जाएंगे, शांति स्थापित हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि ईरान इतना बड़ा ताकतवर देश है कि वो अमेरिका को धमकियां दें। खुद ईरान चाहता है, क्योंकि उसकी घरेलू हालत भी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था पे बहुत जबरदस्त तरीके से दबाव है, तो चाहता है कि जैसे गला छूटे ये यूनाइटेड स्टेट वहां से चला जाए, पर इस कीमत पे नहीं कि वहां सब कुछ खत्म कर देगा। जहां तक आईआरजीसी जो ईरान के जो पॉलिटिकल सेटअप को वहां जानता है, वो अच्छे से जानता है कि आईआरजीसी एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब भारत के किसी संगठन से इसकी तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दरअसल ऐसे ही काम करते हैं, और अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो 2 तरीके की, एक तरीके से दोहरी नियंत्रण की वो वहां होता है। और जो आईआरजीसी वो डायरेक्टली जनता को लेकर अकाउंटेबल नहीं है, पर जो चुने हुए लोग हैं, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो जनता को लेकर अकाउंटेबल हैं। पर जो फाइनल कंट्रोल है
वो रूहानी लीडर के पास होता है, जो अयतुल्ला खामनेई या जो खासकर मुस्तफा खामनेई साहब है, तो उनका है। और बिल्कुल आशीष शाह साहब ने बिल्कुल एकदम ठीक कहा है कि मुस्तफा खामनेई किस हालत में है ये डाउटफुल है। हो सकता है कि बहुत बड़ी तरीके से उनको, और इसीलिए वो आप देखिए किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आ रहे हैं, नहीं आए हम। या तो बयानात आ रहे हैं या वो, तो ये जो साहे साहब ने कहा है इसमें काफी लॉजिक है और ये बात सच भी हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.